हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो चैप्टर 3 क्लास 9 का है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता क्या है? तो सबसे पहले एटम्स जो होता है क्या, मॉलिक्यूल्स का पार्ट है, यानी कि बहुत सारे एटम्स मिलकर करके तब एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, समझे? तब इन एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो एंशियंट पुराने ज़माने के आदमी थे, जो हिंदुस्तानी थे और जो ग्रेट फिलोसफर थे, वो लोग को हमेशा हैरानी होता था किसका बारे में, मैटर के बारे में, या कोई भी फॉर्म ऑफ अनसीन जो मैटर नहीं देखते थे वो कि ऐसा एग्जिस्ट होता है क्या, रियल में ऐसा होता है, वो लोग उनके बारे में सोचते थे और अनुमान लगाते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। लेकिन जो मैटर का डिविजिबिलिटी है, मैटर का डिवाइड है, मतलब यानी कि कोई भी मैटर को छोटा छोटा पार्ट में उसका डिवीज़न हिस्सा जो करता है, तो बहुत पहले किया गया था। कब? लगभग 500 BC के लगभग। एज इंडियन फिलोसफर महर्षि कनड पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी कि एक इंडियन फिलोसफर जो महर्षि कनड है, वो क्या बोला? इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हम लोग बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल्स पाएंगे। अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम, अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। तब एक ऐसा जगह में पार्टिकल्स आ जाता है, इतना छोटा पार्टिकल्स हो जाता है, इतना छोटा टुकड़ा पाया जाता है, उसके आगे और टुकड़ा कोई भी चीज़ किया ही ना जा सकता है मैटर का। ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु, वो उस पार्टिकल्स को क्या बोला? परमाणु बोला। अनदर इंडियन फिलोसफर, जो दूसरा इंडियन फिलोसफर है, पुकुडा कट्टियामा, क्या है नाम? पकुडा कट्टियामा, इलाबोरेट दिस डॉक्ट्रिन, वो इस डॉक्ट्रिन को इलाबोरेट किया एंड सेड दैट दिस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कॉम्बाइंड फॉर्म। और क्या बोला? ये जो पार्टिकल्स है कॉम्बाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो पार्टिकल्स है मिल करके एग्जिस्ट करता है, यानी कि अलग अलग में रहता है। विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, जो क्या दिया? अलग अलग फॉर्म्स दिया, अलग अलग ढांचा दिया, अलग अलग बनावट दिया, किसका? मैटर का। अराउंड द सेम era एंशियंट ग्रीक फिलोसफर Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles often cannot be divided further। यानी कि उसी स्टेज के दौरान जो एक ग्रीक फिलोसफर है जिसका नाम क्या है? डेमोरिटस, डेमोरी डेमोक्रिटस और लियोसिपस, क्या बताया? अगर हम मैटर को डिवाइडिंग करते रहेंगे, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो मैटर का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है इतना छोटा छोटा हो जाएगा कि उससे आगे और वो टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता है। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम, मीनिंग इंडिविजुअल। ठीक है, जो डेमोक्रिटस क्या बोला? उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, एटम को इंडिविजुअल, यानी कि उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be till the 18th century। ये जो जितना भी था ये सब किसके ऊपर था? फिलोसफिकल कंसिडरेशन, एक माना जाता था, ऐसा अनुमान लगा मानते थे, कुछ उसका वैलिड नहीं था, मतलब कोई वैलिडिटी, कोई प्रूफ नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, कब तक? 18th सेंचुरी तक। By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between the element and compound। जैसे ही 18th सेंचुरी ख़त्म होने लगा तो साइंटिस्ट एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो पता किया एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कॉम्बाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कॉम्बाइन। तब बहुत ये इंटरेस्टिंग लगा जान करके कैसे और कब एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन करता है और कैसे मिलके बनाता है कोई भी चीज़। एंथोन लेवोज़ियर
said that the foundation of chemical science by stabilizing two important law of chemical combination. जो क्या है साइंटिस्ट एंटन वॉन लेवज़ोयर है, वो क्या बोला, फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस दिया। किसका बुनियादी करके, किसका कौन चीज़ स्टार्ट करके, दो इम्पोर्टेंट लॉ के जरिए, क्या, ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दो इम्पोर्टेंट लॉ दिया। तो पहला दिया क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, बनावट है केमिकल की, उसका लॉ क्या बोलता है, क्या कहता है। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वी आर एस्टेब्लाइज, जो दो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, वी आर कब स्टार्ट हुआ था, मच आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवज़ोयर एंड जोसेफ एल प्रूस्ट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बहुत बाद वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब कोई भी चीज़ कंजर्व करके रखना, बचा करके रखना, मास का, किसका, मास का, मास मतलब वजन जो होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का मान लो कुछ वेट हो गया, सपोज एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसका 200 ग्राम वेट है, तो उसको कंजर्व करके उतना ही वेट को बनाए रखना, या उसी में रहना, जितना है उतना ही में रहना, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। हम एग्जांपल देके आपको ऐसे बताएं, तो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, इज देयर ए चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। बोलता है क्या, क्या कोई चेंज होता है उसका मास में जब कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दिया है यहाँ पे, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल। दो केमिकल लेना है, दो सेट, एक एक्स और एक वाई। पहला लेना है कॉपर सल्फेट जिसमें 1.25 ग्राम, दूसरा लिया सोडियम कार्बोनेट जिसमें 1.43 ग्राम, फिर आते हैं बेरियम क्लोराइड जिसमें 1.22 ग्राम, फिर आते हैं सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, फिर लीड नाइट्रेट जिसमें 2.07 ग्राम, फिर सोडियम क्लोराइड जिसमें 1.17 ग्राम। प्रिपेयर सेपरेटली ए 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक सॉल्यूशन बनाना है, किसका, किसी भी एक पेयर ऑफ सब्सटेंस का, अंदर एक्स एंड वाई को लेकर के, ईच इन 10 ml इन वाटर, जिसका क्या हो 10 ml हो पानी में। ठीक है, टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई का लिटिल अमाउंट लेना है इन कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स, और कुछ किसका सॉल्यूशन लेना है, एक्स का सॉल्यूशन लेना है इन इग्निशन ट्यूब, एक इग्निशन ट्यूब में। ठीक, पहले वाई का ले लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, फिर लेंगे एक्स का लेंगे इग्निशन ट्यूब में। हैंग द इग्निशन इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशन डोंट गेट मिक्स, पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क। ठीक है, वो क्या करेंगे, अच्छे से डाल देंगे, सेपरेट कर देंगे, ऐसे करके डालेंगे जो सॉल्यूशन का मिक्स ना हो। तो ये क्या दिया हुआ, इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ एक्स, जो एक्स का सॉल्यूशन है इसमें, कॉनोनिकल फ्लास्क में है जो इसमें वाई का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ट्यूब में एक्स का सॉल्यूशन है और ये फ्लास्क में वाई का सॉल्यूशन है। ठीक, वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली, मतलब वे करना, नापना है क्या उसका फ्लास्क को, जिसके साथ जो उसके अंदर है उसका कंटेंट है जो भरा हुआ उसमें, ध्यान से। नाउ टिल्ट एंड शिफ्ट द फ्लास्क सो डैट द सॉल्यूशन एक्स वाई गेट मिक्स, अच्छे से उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, ताकि जिसके कारण क्या हो, सॉल्यूशन एक्स और वाई मिक्स हो जाए, मिल जाए। फिर उसको नापेंगे, वजन करेंगे। ठीक है, व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क, जो रिएक्शन फ्लास्क में है, जो उसको मिक्स कर दिया दोनों को, एक्स का सॉल्यूशन को वाई का सॉल्यूशन को, तब क्या होता है, क्या कुछ चेंज आता है केमिकल रिएक्शन में। डू यू थिंक दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पे। वाई शुड वी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, हम लोग कोई कॉर्क क्यों डालते हैं फ्लास्क का माउथ के ऊपर। ठीक है, डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट कंटेंट चेंज, जो मास है फ्लास्क का और जो कंटेंट है क्या वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो कंजर्वेशन का लॉ है मास का, वो क्या बोलता है,
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो मास है कोई भी चीज़ का जो वजन है ना वो उससे ज़्यादा जितना है उससे ज़्यादा हो सकता है, ना फिर वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है, वो अपना फॉर्म को चेंज कर सकता है, ठीक है। नहीं केमिकल रिएक्शन ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आते हैं क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या होता है? लेवोज़ियर एलोंग विथ अदर साइंटिस्ट, लेवोज़ियर के साथ जो अलग और दूसरा साइंटिस्ट से नोटेड दैट मैनी कंपाउंड वेयर कंपोज्ड of two or more element and each compound had a same element in the same proportion irrespective of where the compound come from and who prepared it। तो लेवोज़र अपने साथ अलग भी साइंटिस्ट के साथ वो क्या नोट किया, क्या ध्यान लगाया, बोला लगाया क्या कि मैनी कंपाउंड वी आर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट, बहुत सारा कंपाउंड दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से भी बना हुआ होता है। एंड ईच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन, और सब कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो सेम प्रोपोर्शन में इरिस्पेक्टिव फॉर द कंपाउंड कम फ्रॉम, वो फर्क नहीं पड़ता कि कंपाउंड आया कहाँ से और कौन प्रिपेयर किया कौन तैयार किया, लेकिन उसका जो रेशियो होता है सेम रहता है। इन द कंपाउंड, जैसे कंपाउंड में क्या है वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज 1:8, यानी कि जो कंपाउंड है क्या वाटर है उसमें क्या है जो हाइड्रोजन का मास है और जो ऑक्सीजन का मास है हमेशा क्या होता है 1:8 होता है। वाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, जो वाटर का सोर्स हो भले ही कुछ भी हो। दस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज, अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर को अगर डिकम्पोज किया जाता है तो क्या है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिला के 1:8 रेशियो फॉर्म करता है। सिमिलरली इन एमोनिया, ठीक उसी तरह एमोनिया में क्या होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 4:3। एमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है हमेशा एक 14:3 रेशियो में रहता है बाय मास, मतलब मास का रेशियो दिया हुआ 14:3 दिया हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन 14 रहेगा तो हाइड्रोजन 3 रहेगा। वाट एवर द मेथड ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ओपन, जो भी मेथड हो या सोर्स हो जो इससे मिला है। दिस लीड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ से एक लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन तैयार होता है विच इज़ ऑल्सो नाउन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट, ये लॉ कौन दिया था प्रोस्ट, एज इन ए केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में केमिकल सब्सटेंस में क्या होता है जो एलिमेंट जो होता है हमेशा प्रेजेंट रहता है क्या इन एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है एक मास में एक प्रॉपर जो रेशियो उतना में मौजूद रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज। दूसरा प्रॉब्लम जो था साइंटिस्ट फेस करता था वो क्या था एक एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन था किसका ऑफ दिस लॉ, ये सब लॉ का कुछ एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन प्रॉपर में प्रॉब्लम फेस कर रहा था। British chemical John Dalton provided the basic theory about the nature of matter, यानी कि जो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डल्टन है वो एक बेसिक थ्योरी दिया किसका नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। डेल्टन पिक अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, वो एक जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर है यानी कि मैटर का जो डिवीज़न होता है हिस्सा होता है पार्ट करता है पार्ट पार्ट में, वो उसका आइडिया लिया विच वॉज टिल देन जस्ट ए फिलोसफी, उससे पहले क्या वो एक फिलोसफी था बस एक बना हुआ था कि एक स्टेटमेंट टाइप था, ठीक है। ही टुक द नेम, वो क्या किया उस नेम को आइटम को लिया एज गिवन बाय द ग्रीक, जो ग्रीक के द्वारा दिया गया था एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर एटम, और वो क्या बोला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का वो क्या है एटम है। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन, उसका जो थ्योरी था वो किस पे बेस्ड था केमिकल कॉम्बिनेशन पे आधारित था, ठीक है।
Dalton atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion. वो क्या किया? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या किया? एक्सप्लेन किया किसके बारे में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में वो एक्सप्लेन किया। तो ये साइंटिस्ट है, ये देख पा रहे हैं, यही है जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन वॉज बोर्न इन ए पुअर वेवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। तो ये कहाँ पे पैदा हुआ था? 1766 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ही बिगेन हिज कैरियर एज ए टीचर एट द एज ऑफ 12। जैसे ही वो 12 साल होने लगा तो वो अपना कैरियर एक टीचर के तौर पर स्टार्ट किया। 7 ईयर लेटर ही बिकम ए स्कूल प्रिंसिपल, यानी कि 7 साल ही बाद वो क्या हो गया? 7 साल बाद वो स्कूल प्रिंसिपल बन गया। इन 1793 डेल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स के लिए लेफ्ट कर दिया, ठीक है, क्या पढ़ाने के लिए? मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कॉलेज में, ठीक है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। वो अपना जीवन का सारा टाइम रिसर्च करने में और पढ़ाने में व्यतीत कर दिया, बिता दिया, गुजार दिया, ठीक। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वाज टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। 1808 में वो क्या? एक एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत दिया जो क्या एक टर्निंग पॉइंट था स्टडी ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। बात है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एलिमेंट कंपाउंड ए मिक्सचर इज कंपाउंड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर है, जैसे एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया या मिक्सचर हो गया, सब एक छोटा पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलो। जो पोस्टुलेट दिया गया उसको यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कि जितना भी मैटर है सब एक छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जो एटम्स है क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स। उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता, उसका डिवीजन नहीं हो सकता, उसको हिस्सा में तोड़ा नहीं जा सकता है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना वो उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लेने के बावजूद भी, ठीक है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो एटम है कोई भी एलिमेंट का आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो एक जैसा ही होता है किस में? मास में और अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि एटम्स अलग अलग एलिमेंट का जो अलग अलग एटम्स होता है सबका डिफरेंट मास होता है, वजन सबका अलग अलग होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होता है। एटम्स कॉम्बाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स है कॉम्बाइन करता है इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, एक स्मॉल छोटा होल नंबर में कॉम्बाइन करता है और क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव एटम होता है और या जो काइंड ऑफ एटम होता है, जो अलग अलग तरह का एटम्स होता है, आर कांस्टेंट, वो एक तरह का होता है कोई भी केमिकल कंपाउंड में, ठीक। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स। आप लोग क्या देखेंगे? जो एटम्स है और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बनता है। अब जैसे यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ज़रा देख लेते हैं। बोलते हैं इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन ऑफ 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। यानी कि एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है और उसको 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया है। द प्रोडक्ट वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट।
saw that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Sodium carbonate plus acetic acid is equal to sodium acetate plus sodium प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये करके देखना है और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को खुद से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1.8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग पहले जानते ही हैं दोनों का हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो क्या है, 1:8 है। तो जो भी हो, व्हाट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 1:8 है, तो क्या हो गया 3 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 3:24 हो जाएगा, 3:24, यानी कि 3 को 24 से काटेंगे तो 1:8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या चाहिए 24 ग्राम चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, राइट विच पोस्टुलेट ऑफ डेल्टास एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है, जो अभी हम देखे वही बताना। विच पोस्टुलेट ऑफ डेल्टास एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शन। ये जो पोस्टुलेट देखे उसी के बारे में अभी बताना है, ये पोस्टुलेट है। ठीक है, इन्हीं में से 2 पोस्टुलेट आपको पूछा है और उसका नाम बताना है। विच पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आते हैं क्या, व्हाट इज़ एन एटम। जो एटम है वो होता क्या है, बेसिकली एटम्स क्या है। हैव यू एवर ऑब्जर्व a mason building wall, from this wall a room, then collecting of room to form a building. What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building block of all matter are atom. तो कभी क्या आप ऑब्जर्व किए, ध्यान दिए, देखे हैं जो बिल्डिंग का वॉल होता है, ये कोई या कोई रूम होता है, कलेक्शन ऑफ रूम हो गया, क्या बन के बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कलेक्शन ऑफ रूम। तो व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, क्या बुनियादी क्या है इस बिल्डिंग का। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एंट हिल का। इट इज़ ए स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। वो सैंड का क्या, स्मॉल ग्रेन है, टुकड़ा है, जो एंट हिल बनाता है, जो चींटी अपना हिल बनाता है छोटा छोटा। ठीक है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम। ठीक उसी तरह जो बिल्डिंग ब्लॉक है सभी मैटर का, वो क्या है, एटम्स है। अब बोलता है हाउ बिग्स आर एटम। जो एटम है वो कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, कैसा होता है एटम्स। तो यहाँ पे बोलता है एटम्स आर वेरी स्मॉल। जो एटम्स होता है क्या होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग डैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। वो इतना छोटा होता है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना ही हम कंपेयर कर सकते हैं किसी के साथ, कोई भी चीज़ के साथ। मोर देन मिलियन ऑफ एटम when stocked would make a layer barely as thick as a sheet of paper। क्या बोलता है, मोर देन मिलियन ऑफ एटम, बहुत सारा, मिलियन लाखों करोड़ों में का बात करता है यहाँ पे। जब एक साथ मिल जाता है तब एक थिक लेयर बनाता है, एक शीट ऑफ पेपर बनाता है। तो बोलते हैं एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस है उसको किस में नापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं। जैसे 1:10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 nm। ठीक, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 nm। अब आते हैं रिलेटिव साइजेस। रिलेटिव साइज क्या होता है, जैसे रेडियाई 10⁻10। एग्जाम्पल क्या हो, एटॉमिक ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 10⁻⁹ एटम्स ऑफ वाटर, 10⁻⁸ molecules of hemoglobin, 10⁻⁴ grain of sand, 10⁻³ ant हो गया, 10⁻⁻1 एप्पल हो गया। ठीक, we might think that
If all atoms are so insignificant in size, why should we care about them? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर जितना भी एटम्स है सभी इनसिग्निफिकेंट होता है अपना साइज में, वाई शुड वी केयर अबाउट देम, तो हम लोग उसके बारे में क्यों इतना सोचते हैं? जाहिर सी बात है, दिस इज़ बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो पूरा इंटायर वर्ल्ड है, पूरा दुनिया है, किससे बना है? एक छोटा सा टुकड़ा से बना हुआ होता है, उसका लार्ज क्वांटिटी होता है, ठीक है, वो क्या है? एटम्स है, ठीक। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, बट दे आर देयर, लेकिन वो है, कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वाट एवर वी डू, और हम अफेक्ट करता है क्या हम लोग करते हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स के मदद से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा इमेज, कोई भी चीज़ का पिक्चर हो गया, इमेज हो गया, उसको हम मैग्नीफाइड करके बड़ा करके देख सकते हैं, या कोई भी एलिमेंट को, ठीक है। एंड इमेजिन ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलिकॉन, ये सरफेस जो सिलिकॉन है उसका एक इमेजिन करके देखा गया, तो उसमें इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट? तो मॉडर्न डे सिंबल जो है एटम्स का, अलग अलग एलिमेंट का, वो क्या है? Dalton was the first scientist to use symbol for element in a specific sense. डल्टन ही एक पहला साइंटिस्ट था जो क्या किया? सिंबल का इस्तेमाल किया, किसके लिए? एलिमेंट के लिए, बहुत एक स्पेसिफिक सेंस में, कुछ खास सेंस में, ठीक है। When he used a symbol for an element, he also made a definite quantity of that element. जब वो क्या किया? सिंबल का इस्तेमाल किया कोई भी एलिमेंट के लिए, उसका मतलब क्या है? एक डेफिनेट क्वांटिटी है उस एलिमेंट का। क्या है? उस एलिमेंट का एक डेफिनेट क्वांटिटी है, ठीक। दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उसका क्या मतलब है? कि वो एक एटम है उस एलिमेंट का। Berzelius suggested that the symbol of element be made from one or two letters of the name of the element. Berzelius क्या बताया कि जो सिंबल है एलिमेंट का, बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर, एक या दो लेटर से बनाया जा सकता है, ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट का नाम है उसका नाम से, ठीक। जैसे सिंबल ऑफ सम एलिमेंट एज प्रपोज बाय द डेल्टन, जो डेल्टन प्रपोज किया गया था, दिया था सिंबल एलिमेंट का, वो ऐसे दिखा, जैसे हाइड्रोजन को ऐसे डिनोट किया, फॉस्फोरस को ऐसे डिनोट किया, कॉपर को ऐसे डिनोट किया, गोल्ड को ऐसे डिनोट किया, कार्बन को सर्कल से रेड सर्कल, सल्फर को ऐसे डिनोट किया, लीड को एल गोला, प्लेटिना को ऐसे, ऑक्सीजन को सर्कल, आयरन को आई लिख दिया, ऊपर गोला कर दिया, सिल्वर को एस लिख दिया, ऊपर गोला कर दिया, मरकरी को ऐसे डिजाइन दे दिया, ठीक। अब आते हैं, इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट वेर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो स्टार्ट के दौरान था, जो नेम ऑफ द एलिमेंट कहाँ से लिया गया था? उस जगह से लिया गया था जहाँ वो पाया था पहला मर्तबा, पहला टाइम। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, जो कॉपर कहाँ से लिया गया था? सिप्रस से लिया था, ठीक है। सम नेम वी आर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ नेम के स्पेसिफिक कलर के से भी लिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड। गोल्ड कहाँ से? इंग्लिश वर्ड से लिया गया था, मीनिंग येलो, जिसका मतलब क्या होता है? येलो होता है। नाउ ए डेज, अब की बात जो करते हैं, अब क्या हो गया? आईयूपेक सिस्टम आ गया, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या? एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है विच अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का नेम के बारे में बताता है, उसका सिंबल के बारे में बताता है, उसका यूनिट क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बताता है। मैनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश, यानी कि बहुत सारा जो सिंबल है तो उसका एलिमेंट का पहला लेटर या दूसरा लेटर से मिलकर के बना होता है इंग्लिश में। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल
इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल। जो पहला लेटर होता है उस सिंबल का हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इन अपर केस, एंड द सेकेंड लेटर इज एज स्मॉल केस, और जो दूसरा लेटर है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, H है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। अल्मोनियम का Al, नॉट Al, कैपिटल A यानी कैपिटल L नहीं होगा। कोबाल्ट का CO एंड नॉट CO, कैपिटल O नहीं होता। C ऊपर में कैपिटल, और नीचे छोटा होता है। ठीक है, सिंबल ऑफ द, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंबल ऑफ द सेम एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जाम्पल आर क्लोरीन, जिंक, Zn। जो सिंबल होता है कुछ एलिमेंट का आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, पहला लेटर का नेम से फॉर्म होता है, एंड द लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम, और वो बाद में दिखाई देता है। एग्जाम्पल आर क्लोरीन, जैसे क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, Zn। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन। जो दूसरा सिंबल है वो कहाँ से लिया गया, लैटिन से लिया गया, जर्मन से लिया गया, ग्रीक से लिया गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन, जो आयरन का सिंबल है क्या है, Fe है, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, जो उसका लैटिन नेम फेरम से लिया गया है। सोडियम इज Na, सोडियम का क्या है, Na, फ्रॉम द नाइट्रियम, कहाँ से लिया गया, नाइट्रियम से। पोटासियम इज K, पोटासियम का K है, फ्रॉम द कैलियम, कैलियम से लिया गया। डियर फॉर ईच एलिमेंट हैज़ नेम एंड एन यूनिक केमिकल सिंबल। ठीक सही, ठीक उसी तरह बोलता है, हर एलिमेंट के पास अपना नेम है और एक यूनिक सिंबल है जो उसके लिए पार्टिकुलर है, जो एक यूनिक है, अलग है, एक है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलता है, तो सिंबल फॉर सम एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका सम कुछ एलिमेंट का दिया हुआ है, जैसे अल्मोनियम का Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, बोरोन का B है, ब्रोमीन का Br है, कैल्शियम का Ca है, कार्बन का C है, क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का CO है। तो ये सब याद करना पड़ता है। एलिमेंट कॉपर का Cu है, फ्लोरीन का F है, गोल्ड का Au है, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है, लीड का Pb है, मैग्नीशियम का Mg है, नियोन का Ne है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, पोटासियम का K है, सिलिकॉन का Si है, सिल्वर का Ag है, सोडियम का Na है, सल्फर का S है, यूरेनियम का U है, जिंक का Zn है। तो द above table is given for you to refer whenever you study above element। मतलब ये टेबल दिया गया कि बोलता है कि जब भी आप इस एलिमेंट के बारे में पढ़ते होंगे, डोंट बॉदर टू मेमोराइज ऑल इन वन, उसको एक बार में मेमोराइज करने में कोई बॉदर मत करो। विद द पासेज ऑफ टाइम एंड रिपीटेड यूजेज, जब बहुत टाइम पास हो जाएगा या फिर उसको बराबर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यू विल ऑटोमेटिकली एबल टू रिप्रोड्यूस द सिंबल, अपने आप दिमाग में सिंबल्स रह जाएंगे। अब आते हैं कि एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है वो होता क्या है एक्चुअली। ठीक, तो द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। जो डाल्टन्स एक बहुत ही रिमार्केबल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो क्या दिया था, एटॉमिक मास के बारे में दिया गया था। उसके हिसाब से क्या बोलता है, ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक मास। वो बोलता है क्या, हर जो एलिमेंट होता है सबके पास एक एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट द साइंटिस्ट वे आर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। वो थ्योरी क्या बताता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में इतना अच्छे तरह से बताता है कि जो साइंटिस्ट है वो मेज़र कर सकता है एटॉमिक मास के बारे में कोई भी एटम का। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज ए रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क। बोलता है कि कोई मास जो डिटरमाइन करता है, कोई पहचानने में आता है कोई भी एटम्स का, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस वी आर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
और जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते, रिलेटिव जो एटॉमिक मास है वो पहचाना जा सकता है कैसे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके, और कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। ठीक, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी कंपाउंड का, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, जो कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था डैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन, जो 3 ग्राम है कार्बन वो कंबाइन करता है किसके साथ, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जो 4 ग्राम है ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन करता है टू फॉर्म CO, क्या बनाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। इन अदर वर्ड, कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। बोलता है कि दूसरा टर्म में क्या बोलता है, कार्बन कंबाइन करता है 4/3 टाइम्स इट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास है। ठीक है, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रीवेटेड एज AM। तो एटॉमिक मास यूनिट को पहले क्या AMU से बताते थे, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, जो अभी का जो लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से इट इज़ नाउ रिटन एज U। एटॉमिक मास यूनिट को क्या लिखते हैं, ओनली U लिखते हैं। ठीक है, यानी यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन, जो 1 कार्बन का मास से इक्वल है। देन वी वुड असाइन कार्बन एज एटॉमिक मास और 1U। तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक जो मास है कार्बन का 1U लिखते हैं। ठीक, एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33U। तो ये याद करने की चीज़ क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है क्या है 1.33U। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दिस नंबर, यानी कि ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है ये नंबर को लेने के लिए, हुज नंबर और एज नियर टू ए होल नंबर एज पॉसिबल, जिसका नंबर नियरली होल नंबर के लगभग पॉसिबल होता है। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, जब हम लोग बहुत सारा एटॉमिक मास यूनिट को सर्च करते हैं एट साइंटिस्ट इनिशियली वर्क किया टुक 1/16 ग्राम मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो 1/16 ग्राम मास लिया एटम ऑक्सीजन का एज एक यूनिट लिया। दिस वाज कंसिडर्ड ए रिलेवेंट ड्यू टू टू रीजन। एक रिलेवेंट कंसिडरेशन के मान्यता के लिए लिया गया, क्या उसका 2 रीजन था। क्यों ऐसा लिया गया, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या करता है बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म, और क्या बनाता है कंपाउंड बनाता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव्स मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। जो एटॉमिक मास है, जो यूनिट है, गिव क्या देता है, मास ऑफ एलिमेंट का मास देता है एज ए होल नंबर के तौर पर देता है। ठीक है, हाउएवर इन 1961, लेकिन जो बहरहाल जो 1961 में क्या हुआ, फॉर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट है, कार्बन 12 आइसोटोप्स वे आर चोजन एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। तो क्या हुआ कि कार्बन 12 जो आइसोटोप्स हो गया वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर लिया गया फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब आते हैं वन एटॉमिक मासेस यूनिट इज ए स्मॉल। वन एटॉमिक मासेस यूनिट क्या है, एक तरह का मास है, यूनिट है, जो एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर होता है। और उसी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया है एटॉमिक मास के लिए। अब आते हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम्स ऑफ कार्बन 12। ठीक उसी तरह जो रिलेवेंट एटॉमिक मास है सभी एलिमेंट का पाया गया कार्बन 12 के साथ। इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग ए फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट। एक इमेजिन करके बताना है कि अगर सपोज कोई फ्रूट सेलर जो सब्जी वाला क्या बेचता है बिना स्टैंडर्ड वेट के, यानी कि
अभी तो यूनिट वाला आ गया, डिजिटल आ गया है, या फिर पहले जो वजन वाला 1 kg 2 kg को लेके होता है वो बिना उसका इस्तेमाल नहीं करता है। ही टेक्स वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। वो एक वाटरमेलन लेता है और बताता है कि ये 12 यूनिट का मास्क है, और उसी के हिसाब से जो दूसरा चीज़ है उसको नाप करके देता है। 12 watermelon unit or 12 fruit mass unit. He makes 12 equal pieces the watermelon and find the masses of each fruit he is selling. वो 12 पीसेस करता है और पता लगाता है masses of each fruit he is selling, और जितना भी फ्रूट वो बेचता है उसका पता लगाता है। रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 piece of watermelon, जो मास है 1 piece ऑफ वाटरमेलन के हिसाब से। नाउ ही सेल इज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट फॉर्म। अब वो क्या करता है, रिलेटिव यूनिट फ्रूट फॉर्म के हिसाब से वो सेल करता है, ठीक है, 1 का इतना, 2 का इतना, ठीक उसी तरह। तो वही एग्जाम्पल देके बताया गया है। Similarly, the relative atomic mass of an atom of an element is defined as the average। ठीक उसी तरह जो relative atomic mass है एलिमेंट का है इज डिफाइंड एज एन एवरेज मास ऑफ एटम। वो एक एवरेज मास ऑफ एटम को लेके डिफाइन किया गया है एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स। समझ गया? किसको कंपेयर करके? कार्बन का 112 कार्बन एटम्स को कंपेयर करके। अब आते हैं टेबल 3.2 जो कि एटॉमिक मास ऑफ ए फ्यू एलिमेंट। जो एटॉमिक मास है क्या, कुछ एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35 है, कैल्शियम का 40 है। बोलता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। जो एटम्स होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे रहता है, कैसे दिखता है। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम होता है बहुत सारा एलिमेंट का, वो अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, अपने आप रह नहीं सकता है इंडिपेंडेंटली, खुद ब खुद। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, जो एटम्स है वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। बहुत सारे एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। एंड आयंस बनाता है। दिस मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर, वो मिलकर के लार्ज नंबर फॉर्म करता है टू फॉर्म द मैटर फॉर्म करने के लिए, दैट वी कैन सी, जो हम लोग देख सकते हैं। अब बोलते हैं व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल होता क्या है। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटॉम विद ए नेकेड आइज। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अब फिर क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी कार्बन 12 है उसको एटॉमिक मास यूनिट के तौर पर लेते हैं ना। अब बोलता है वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एटम्स विद ए नेकेड आइज। जो एटम्स है उसको हम लोग डायरेक्ट अपने आँख से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उसका बहुत छोटा पार्टिकल्स है, उसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल्स है, तो कैसे नेकेड आइज डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं। वही चीज़ बोलता है। अब आते हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल होता है वो होता क्या है, आखिर में क्या होता है मॉलिक्यूल। बहुत नाम सुने हैं, बहुत जगह बात सुने हैं, अरे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, लेकिन ये मॉलिक्यूल होता क्या है। अगर पूछेगा व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, तो बोलता है ए मॉलिक्यूल इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। ये क्या है, ये ग्रुप है, समूह है, किसका, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का मिल करके एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, उसी का समूह है। डैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ मिल करके बॉन्ड बनाता है, केमिकली बॉन्ड होता है। डैट इज़ टाइटली हेल्ड, जो उसका जो बॉन्डिंग होता है बहुत टाइट होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत का आपस में जो जो जुड़ा हुआ रहता है, 1-2 एटम्स मिल करके उसका इतना अट्रैक्शन होता है, बहुत टाइट बॉन्ड होता है, उसको जल्दी इजीली ब्रेकेबल नहीं होता, नहीं तोड़ सकते हैं उसका बॉन्ड को। तो वही 2-3 एटम्स मिल करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोला जाता है कि वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है, और द कंपाउंड, या फिर कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल्स है। डैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। लेकिन हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, एटम्स क्या अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट
और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स है सेम एलिमेंट का और डिफरेंट एलिमेंट का फॉर्म करता है और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। जो मॉलिक्यूल्स जो होता है एलिमेंट का वो क्या होता है। अब क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है कोई भी एलिमेंट का वो सेम तरह का एटम से मिलके बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम, etc. आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारा एलिमेंट का होता है, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, वो एक तरह का एटम का एलिमेंट से मिलके बना है। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। ये बहुत सारे नॉन मेटल का केस के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है एटम्स का, इसमें क्या होता है 2 तरह का। फॉर एग्जाम्पल, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, इसमें 2 तरह का एटम का ऑक्सीजन का पाया जाता है। एंड हिंस इट इज़ नॉन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसको क्या बोलता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 एटम होता है ऑक्सीजन का। इफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इंटू मॉलिक्यूल, और 3 एटम ऑक्सीजन आपस में मिलता है इंटू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाता है, इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2, 2 के अलावा, वी गेट O3, तो हम लोग क्या मिलता है, ओजन मिलता है, जिसको क्या बोलता है O3। द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स एटोमिसिटी, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है जो मॉलिक्यूल बनाता है उसको उसका क्या बोलता है, एटोमेटिसिटी बोला जाता है। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट, जो मेटल है और जो दूसरा एलिमेंट है जैसे कार्बन हो गया, डोंट हैव ए सिंपलर structure but consist of a very large and indefinite number of atom bonded together। जो मेटल है या सेम तरह का एलिमेंट है जैसे कार्बन हो गया, उसके पास सिंपलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स मिल करके जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ। लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल। कुछ एटोमेटिसिटी नॉन मेटल के बारे में देखते हैं, जैसे एटोमेटिसिटी ऑफ एलिमेंट। टाइप ऑफ एलिमेंट, नॉन मेटल सब क्या नॉन मेटल है, जैसे आर्गन, आर्गन का क्या है, मोनोएटोमिक है, इसमें एक एटम पाया था। हीलियम मोनोएटोमिक है, ऑक्सीजन डायएटोमिक, हाइड्रोजन डायएटोमिक, नाइट्रोजन डायएटोमिक, क्लोरीन डायएटोमिक, फास्फोरस टेट्राएटोमिक, सल्फर पॉलीएटोमिक। ठीक है, बोलता मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है, atoms of different element join together in a definite proportion to form molecule of a compound। जो एटम्स है अलग अलग एलिमेंट का आपस में एक दूसरे के साथ मिलता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बनाता है, एक अपना पार्टिकुलर क्वांटिटी बनाता है, एक रेशियो बनाता है कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड बनाने के लिए। टू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 3.4। कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे टेबल 3.4 में दिया गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, यानी कि मॉलिक्यूल्स है कुछ कंपाउंड का, जैसे वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या रेशियो है, 1:8 है। क्या है, 1:8 है, मिलके बना हुआ होता है। अमोनिया है, ये क्या इसमें कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका रेशियो क्या है, 14:3। ठीक, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 एलिमेंट क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, तो इसका रेशियो क्या है, 3:8। अब आते हैं एक्टिविटी। एक क्या, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, रिफर टू टेबल 3.4 फॉर रेशियो बाय मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि एक टेबल है जिसमें मास ऑफ एटम दिया हुआ है इन मॉलिक्यूल का,
And table 3.4, atomic mass of element. Find the ratio by the number of atom of element in a molecule of a compound. उसका रेशियो निकालना. द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम फॉर ए वाटर मोलिक्यूल कैन बी फाउंड. यानी कि जो रेशियो है एटम्स का वाटर मोलिक्यूल का जैसे दिया गया है, एलिमेंट H हो गया, मास 1 हो गया, एटॉमिक मास 1 हो गया. ठीक है, तो मास रेशियो क्या हो गया, एटॉमिक रेशियो 1 हो गया. ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो 2 हो गया दोनों का. ऑक्सीजन का क्या है, रेशियो है मास 8 है, एटॉमिक मास क्या है 16 है, तो 8/16 मास रेशियो यानी कि एटॉमिक रेशियो. तो क्या हो गया, एटॉमिक रेशियो मास रेशियो क्या होता है, रेशियो बाय मास बाय एटॉमिक मास. ठीक है, 8/16 1:1/2 हो गया. तो क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया 1 हो गया इसका. ठीक है, दस द रेशियो ऑफ बाय नंबर ऑफ एटम फॉर वाटर इज. ठीक, जो उसका रेशियो होता है वाटर का क्या होता है 2:1 होता है. अब बोलता है व्हाट इज एन आयन. जो आयन है वो होता क्या है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज. यानी कि जो कंपाउंड है जो मेटल और नॉन मेटल से मिल करके बना हुआ होता है उसमें क्या होता है चार्ज स्पीसीज रहता है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स रहता है. द चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज आयंस. जो चार्ज स्पीसीज है उसी को क्या बोलता है, आयंस बोलता है. आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम. आयंस में क्या होता है, सिंगल चार्ज एटम्स भी होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है. क्या, बहुत सारा जो ग्रुप एटम्स का वो भी हो सकता है. डेट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम. जिसमें क्या है एक नेट चार्ज होता है उसमें. एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज. जो आयन क्या हो सकता है, नेगेटिवली भी चार्ज हो सकता है और पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकता है. ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एनायन. जो नेगेटिवली चार्ज एनायन होता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं. एन ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन. जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको कैटायन बोलते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का NaCl. इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज. उसका जो पार्टिकल्स है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है. सोडियम आयन Na+ एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल Cl-. ए ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज नॉन एज पॉली एटॉमिक आयन. यानी कि जो ग्रुप है एटम्स का जो चार्ज अपने पास कैरी करता है उसमें चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक चार्ज आयन, पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं. ठीक है, वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन. हम लोग फॉर्मेशन आयन के बारे में आगे बहुत कुछ जानेंगे. बोलते हैं सब आयोनिक कंपाउंड. कुछ आयोनिक कंपाउंड जैसे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है. ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है. इस पर कौन सा एलिमेंट है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, इसका रेशियो क्या है 5:2. मैग्नीशियम सल्फाइड में क्या, मैग्नीशियम सल्फर, इसका रेशियो 3:4. सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है, इसका रेशियो क्या है 23:35.5. अब राइटिंग केमिकल फार्मूला. अब क्या है, केमिकल फार्मूला का राइटिंग कैसे लिखते हैं. केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. यानी कि जो केमिकल फार्मूला है कोई भी कंपाउंड का वो क्या एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. जो सिंबल से कोई भी चित्र के आधार पे जो रिप्रेजेंट करके देखते हैं वो क्या है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कंपोजिशन का. द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजीली. जो अलग अलग कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है उसको अच्छे से आराम से लिख सकते हैं. फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. उससे पहले हमको क्या सिंबल जानना पड़ेगा और कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि कौन एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन कर सकता है वो जानना ज़रूरी है. द कंबाइनिंग पावर फॉर कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी. यानी कि जो कंबाइनिंग पावर है या फिर कैपेसिटी होता है कोई भी एलिमेंट का उसको क्या उसका बोलते हैं, उसका वैलेंसी बोलते हैं. वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन. वैलेंसी इस्तेमाल किया था ये पता लगाने के लिए जो एटम्स है एलिमेंट का कैसे कंबाइन करता है एटम्स का अलग एलिमेंट के साथ और एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करता है.
The valency of an atom of an element can be thought of hand और as arm of that atom. उसको ऐसा बोला था एक आर्म्स या फिर हैंड के तौर पर बताया था एटम्स का, ठीक। ह्यूमन बीइंग हैव टू आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज़ 8। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, 2 आर्म्स है, हाथ है, कंधा है। ऑक्टोपस के पास क्या है, 8 है। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच एंड होल्ड ऑफ ए फ्यू पीपल, एक ऑक्टोपस को दूसरा पीपल के साथ उसको क्या करना है, कैच पकड़ना, होल्ड करना है। तो इन सच ए मैनर दैट द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग आर लॉक। जो 8 आर्म्स ऑक्टोपस का जो है और ह्यूमन बींग का 2 आर्म्स जो है लॉक हो जाएगा। तो हाउ मैनी ह्यूमन डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। तो ये ऑक्टोपस और आदमी का एग्जाम्पल देख बताता है। तो ऑक्टोपस में 8 आर्म्स होता है, ह्यूमन बींग में 2 आर्म्स होता है। तो कितना सारा आदमी को वो कैच कर सकता है ऑक्टोपस। तो समझ लो ऑक्टोपस में 8 होता है तो 4 आदमी को कैच कर सकता है, क्योंकि 4 आदमी मिलकर 8 बनाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे केमिकल फार्मूला भी वही उसी तरह होता है, जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, ठीक है। जैसे रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ, ऑक्टोपस को क्या ओ के साथ रिप्रेजेंट किया, एंड ह्यूमन विद एच, ह्यूमन को एच के साथ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो कैन यू राइट द फार्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन, क्या आप इस फार्मूला को, इस कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। डू यू गेट ओ एच फोर, क्या आप इसको ओ एच फोर लिखते हैं एज द फार्मूला। द सब स्क्रिप्ट फोर इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, ये फोर क्या इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, ये जो नंबर है बताता है कि 4 नंबर ऑक्टोपस से बांधा हुआ या हेल्ड किया हुआ, पकड़ा हुआ, बॉन्डिंग बनाया हुआ। द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयन आर गिवन इन 3.6, ये वैलेंसीज कुछ आयन का दिया हुआ है टेबल 3.6 में। वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग वैलेंसी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे अगला चैप्टर में, ठीक है। जैसे नेम एंड द सिंबल ऑफ सम आयन, तो क्या है नेम ऑफ द आयन क्या है, सोडियम, ठीक, पोटासियम, सिल्वर, कॉपर, उसका सोडियम का Na+, पोटासियम का K+, सल्फर का, सिल्वर का Ag+, उसी तरह सबका दिया हुआ है, ठीक है। ठीक उसी तरह नॉन मेटालिक का भी दिया हुआ है। अभी इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरा वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू और वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।